नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। चकला बेलन चमत्कार कर सकता है तो चकला बेलन सुख चैन भी छीन सकता है। संभल कर इस्तेमाल करें चकला बेलन। जी हाँ, चकला बेलन ये हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल तो हम रोज करते हैं, लेकिन इसके रख रखाव और वास्तु पर किसी का ध्यान नहीं जाता। चकला बेलन किस चीज का बना है, किस आकार और रंग का है, कब और कहां से खरीदा है, रसोई में कहां रखा है, ये सब बातें आपके फ्यूचर, नेचर और सेहत पर गहरा असर डालती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी चकला बेलन का पूरा वास्तु बताने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 8:37 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:54 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग दोपहर 12:34 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज अन्नपूर्णा जयंती है और आज त्रिपुर भैरवी जयंती भी है और आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी है और आज सर्वदोष निवारक रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह बृहस्पतिवार है ना आज, तो राहु काल रहेगा 1:30 बजे से 3 बजे तक और भद्रा काल रहेगा शाम 6:40 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:35 से 10:53 तक। तो इस समय में कोई भी नया कार्य शुरू करने से परहेज करना चाहिए और दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो रसोई में रखा चकला बेलन कैसे हमारी सेहत और किस्मत को तय करता है, चकला बेलन के वास्तु से जुड़ी कौन सी अहम बातें हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, तुम्हें भी मन में ये समझ में आ रहा होगा कि चकला बेलन कौन सा टॉपिक के लेकर बिल्कुल पंडित जी, आपने मेरे मन की बात के लिए और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी आज यही सोच रहे होंगे कि ये इसका कार्यक्रम है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति पर होना चाहिए। ये चकला बेलन कहाँ, मतलब ये इतना कितना महत्व रखता है, मतलब इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा। तो देखो, सही बात तो ये है कि एक जैसे एक एक कण से मिलकर के ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी तरह से जीवन की छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर आप एक चुटकी में थोड़ी सी राख ले लीजिए और किसी संगमरमर की दीवार पर भी उसको मारिए जहां उसको चिपकना नहीं है, तब भी अगर माइक्रोस्कोप से देखिए तो उसके वहां एकाक कण आपको मौजूद मिलेंगे। मतलब इस सृष्टि का जो अणु है ना, उसका भी कहीं न कहीं अस्तित्व है। तो इसलिए, और रसोई हमारा पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से बिजली जनरेट होती है और हर जगह उजाला करती है, उसी तरह से रसोई जितनी व्यवस्थित और साफ सुथरी होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस परिवार में रहने वाले लोग उतने ही सुव्यवस्थित होंगे। और जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, जिसकी रसोई नहीं व्यवस्थित है, उस परिवार के लोगों का जीवन भी अव्यवस्थित होता है। जो लोग भोजन बना करके एक बर्तन इधर, एक बर्तन उधर, एक बर्तन उधर बिखरा देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उनको इकट्ठा करते हैं, फिर जरूरत न रहने पर उनको बिखेर देते हैं, ऐसे लोगों का जीवन भी बिखरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को कभी जीवन में सुकून नहीं मिल पाता है।
आप जरा ध्यान दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो रसोई में रखा हुआ जो चकला बेलन है, ये वास्तु शास्त्र के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चकला बेलन परिवार की सुख, समृद्धि, खुशहाली और सेहत का प्रतीक है। चकला बेलन हमारे हाथों की ऊर्जा को भाप लेता है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। ऐसे में चकला बेलन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे चकला बेलन हमेशा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें। चकला माने जो नीचे रख करके जिस पे रोटी बनाई जाती है, उसको खरीदते समय उसकी सतह की ठीक से जांच कर लें। मतलब समतल फर्श पर उसे रख करके देखें, दबा करके देखें कि वो कहीं से ढक ढुक तो नहीं कर रहा है, खट खुट तो नहीं कर रहा है। एकदम चौकोर चौरस होना चाहिए। रोटी बनाते समय चकले का हिलना नहीं चाहिए और उसकी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। चकले पर रोटी बनाते समय अगर किसी भी तरह का असंतुलन होता है, जैसे बेलन आपने आगे किया तो पीछे का चकला उठ गया, पीछे किया तो आगे का चकला उठ गया, अरे इसका मतलब कि बहुत बुरा। ना सिर्फ इससे शोर होता है, बल्कि ये घर की सुख समृद्धि को भी प्रभावित करता है। आपके चकले पर रोटी बेलते समय अगर आवाज आती है तो या तो भैया आप नया चकला खरीद लीजिए, वरना चकले के नीचे जहां थोड़ा सा आवाज आती हो वहां कोई कपड़ा या पेपर फोल्ड करके बिछा करके रोटियां बनाइए, जब तक आप नहीं चकला बेलन बदल रहे हैं। लेकिन रोटी बनाते समय चकले से आवाज आना, खट खट की आवाज आना, ये घर की सुख समृद्धि को ग्रहण लगा देता है। इसलिए बात तो बहुत छोटी है, लेकिन गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, किस रंग का चकला बेलन बहुत शुभ होता है, किस आकार का चकला बेलन परिवार में खुशियां लाता है और किस चीज से चकला बेलन घर में नहीं लाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा वास्तुशास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर परिवार के लिए जरूरी कार्यक्रम है, इसलिए हर परिवार के लोगों को इसे देखना भी चाहिए और इस पे वर्कआउट भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जैसा कि पंडित जी ने जिक्र किया कि आज जो टॉपिक है वास्तु से जुड़ा हुआ है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और आगे भी पंडित जी आपको बताएंगे कि आप अपने किचन में चकला बेलन अगर रखते हैं तो कैसे रखें और किस आकार में रखें। उसके पहले जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसे रहेगी, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में उच्च का चंद्रमा विराजमान है और शुक्र से परस्पर सप्तम है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी कार्यशैली और काम करने का तरीका बेहद मजबूत रहेगा। रिश्तेदारों को घर के मामले में इंटरफियर ना करने दें और किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बातचीत करते समय अपने शब्दों पर संयम रखें। बात में अहंकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। शब्दों पर संयम रखें और हो सके तो आज किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग की पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 108 बार तो जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक आयुष जुड़ चुके हैं बिहार से। आयुष, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1997 है जी और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ जी। तो क्या मतलब मेरे भाग्य में सरकारी जॉब है या मैं कुछ और की तैयारी करूँ?
मेहनत करो बेटा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आयुष, आपका प्रश्न जो है, आपके प्रश्न के हिसाब से जीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि मंगल का इत्तेसाल हो रहा है और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो 2026 में कहीं न कहीं 29वें साल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी न किसी सरकारी नौकरी में कहीं न कहीं हो जाओगे। हताश निराश होने की बात नहीं है, लेकिन अगर इस बात की गारंटी चाहते हो कि हो ही जाए, शंका न रहे, तो आयुष 100 दिनों तक लगातार शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने गाय के घी का दिया जलाकर, उन्हें लाल फूल चढ़ाकर, गुड़ का भोग लगाकर पूरे सुंदरकांड का पाठ करो। अगर आप सुंदरकांड का पाठ 100 दिनों तक लगातार सायंकाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होने में संदेह नहीं रहेगा। योग बना हुआ है। अब इस योग को फलीभूत करने के लिए थोड़ा सा तपस्या के रास्ते पर, ईश्वर की कृपा के रास्ते पर आप चल दीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। इससे क्या होगा, सुंदरकांड करने से क्या होगा, आप खुद महसूस करेंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच ने जन्म ले लिया है और वो सकारात्मक सोच आपको एग्जाम में सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आप एग्जामिनेशन से भी किसी प्रकार से भयभीत नहीं होंगे, बल्कि एग्जामिनेशन को एंजॉय मान करके और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। निशा, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा सवाल मेरे पति के और बेटे के लिए है। पति का नाम बालाजी है। ये खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अच्छा रहेगा और मैं दोनों के लिए क्या उपाय करूं, कौन सा मंत्र जपूं कि उनके फायदे हो। बेटे की शादी कब तक होगी? बेटे का जन्म तिथि है 18/9/2000। देखिए, ऐसा है निशा, अगर आपका नाम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय मंगल और सूर्य के साथ अस्त पड़ा हुआ है वृश्चिक राशि में। आपके पति की आजीविका खेती या श्रम से संबंधित कार्यों से ही दिखाई दे रही है और आपके पति के 10वें भाव का स्वामी जो हमको दिखाई दे रहा है निशा जी, वो शनि है। ऐसे लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करना चाहिए। पशुपालन का काम भी ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगा। गाय भैंस रख करके और उसका मतलब कि डेयरी का काम करना भी इनके लिए फायदेमंद है। और दूसरा काम जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद इनके लिए है वो ये है कि ऐसे लोग फ्लावर्स मतलब फूलों की भी खेती कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी सफलता इनको मिल सकती है। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने पूछा है, तो अभी बेटा आपका 25 साल का हुआ है निशा जी, और ऐसी स्थिति में आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो बुध है और उससे 10वें भाव का स्वामी भी बुध है, द्वितीय भाव में स्थिति है। बेटे का भविष्य अच्छा है, समय पर इसका विवाह भी हो जाएगा, समय पर काम भी करेगा और समय पर सब कुछ चीज़ें इसके जीवन में घटित होंगी। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहती हैं परिवार की उन्नति के लिए, जैसा कि आपने पूछा है, तो मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करिए। वैसे मुझे विश्वास 50% ही है कि आप करेंगी, लेकिन अगर आप करेंगी तो विश्वास करिए, पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं आपसे कह रहा हूँ, 16 महीने के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो काम ये है कि आप श्रीम, एक अक्षर का महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का 21,600 बार, जो सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में हो जाएगा। संख्या देखकर मत पागल होइए, 1 घंटे 40 मिनट में हो ही जाएगा। और इसे आप कहीं भी बैठकर, सोफे पर, बेड पर, कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकती हैं। दिन भर में करना है आपको, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले तक करना है आपको। श्रीम 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 इस मंत्र का 21,600 नित्य आप 16 महीने तक जप कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी परिस्थिति और आप अपनी स्थिति को देखिए। अगर जीवन में आपके कल्पना के परे चमत्कार न हो जाए तो फिर आप कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज आपका जो राशि स्वामी है वो शुक्र है। किसी को बड़ी रकम उधार ना दें। कारोबार में लेन देन संभल कर करें और जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अपने शरीर और दिमाग पर ज्यादा भार न डालें। बिना सोचे समझे दान न करें। दान का यहां तात्पर्य है कि दान कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन अपात्र को दान दिया हुआ जो है वो नुकसानदेह होता है। गाय को गुड़ खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि किस रंग, किस आकार और किस चीज से बना चकला और बेलन वास्तु और हमारी किस्मत के लिहाज से शुभ होता है। बताएं पंडित जी। देखो, ये एक ऐसा उपकरण है चकला बेलन, और कोई चीज किसी के घर में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन चकला बेलन ऐसी चीज है जो हर घर में होगी, हर घर में होगा। और जहां नहीं होगा, देखो महिलाओं के दिमाग को भी नमस्कार है। जो ये सोच सकती है ना, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो ये कर सकती हैं वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैंने कई धर्म स्थानों में देखा है, घरों में तो नहीं लेकिन धर्म स्थानों में देखा है, ऐसे दृष्टि पड़ गई है चलते हुए कि जहां चकला बेलन नहीं है वहां थाली को ही पलट करके रख करके और उसके ऊपर ही ये महिलाएं बेलन से रोटियां बना लेती हैं। इसीलिए कहता हूं ना, ये साक्षात इस पृथ्वी की आधारशिला है। इनको नमस्कार करिए और इनके बुद्धि को कभी परखने की कोशिश मत करिए। मतलब अगर एक पुरुष को बता दिया जाए कि चकला नहीं है, बेलन है, चलो रोटियां बनाओ, तो पगला जाएगा। लेकिन इनके लिए कोई चुनौती नहीं, थाली पलटी और उसके ऊपर रोटियां बना ली। तो भैया चकला खरीदते समय उसके रंग पर भी ध्यान देना चाहिए। काला और नीले रंग का चकला खरीदने से बचना चाहिए। अगर चकले का रंग सफेद हो तो ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा भूरे, हरे या हल्के पीले रंग का चकला भी शुभ होता है। लकड़ी का चकला खरीदना उत्तम माना जाता है, लेकिन वो अच्छी लकड़ी का हो, जैसे वो आम का, सागौन का, शीशम का चकला हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बबूल का हो, कहीं ऐसा ना हो वो एल्पिस्टिक का हो। ये सब चकले जो है आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लकड़ी का चकला ज्यादा तेल सोखता है और इसकी साफ सफाई का ध्यान अगर न रखा जाए तो इसमें फफूंद भी लग सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टील या लोहे का चकला शनि को आकर्षित करता है। स्टील का चकला बेलन अगर आप अपने घर में उपयोग करना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल करने से पहले इन पर दूध और सरसों का तेल थोड़ा सा मल कर साफ जरूर कर लेना चाहिए। संगमरमर का चकला बेलन चंद्र ग्रह से प्रभावित होता है। ऐसे में इस चकला बेलन का इस्तेमाल करने से पहले इसको नमक के पानी से धोना चाहिए। प्लास्टिक का चकला बेलन कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये सेहत और वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल शुभ नहीं होता है। कोशिश करें कि चकला बेलन दोनों एक ही मेटल के, एक ही धातु के बने हों तो निश्चित रूप से अच्छा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन रसोई में कहाँ रखना चकला बेलन का अशुभ होता है और रसोई में पड़ा गंदा चकला बेलन आपको कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मिथुन राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक मुकेश मेरठ से जुड़ चुके हैं। मुकेश, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ मुकेश जी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा सवाल ये है, मैं हूँ बहुत परेशान। मेरी नौकरी भी नहीं है,
मैं डीलर का काम करता हूँ जी, मकान लिए बेची का। हम कभी कभी ऐसा होता है, मन ऐसा करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इस समय काम बिल्कुल नहीं चल रहा, बहुत दुखी हो चुका हूँ। मेरी जो धर्मपत्नी है बृहस्पति के व्रत करती थी, अभी छोड़े हैं। नहीं, आप ये तो बताइए आप कितने साल के हैं? मेरी जन्म तिथि है 21/6/1988 सुबह 8 बजे का। अच्छा, तो पहली बात तो ये मुकेश भैया, ये शरीर आपको भगवान ने दिया है, ये शरीर आपका नहीं है और आपकी अपनी वस्तु को नष्ट करने का अधिकार है, लेकिन भगवान की दी हुई वस्तु को आपको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए अगर जीवन में सुख या दुख आ रहे हैं या सफलता असफलता मिल रही है तो उसका कारण, उसका निवारण जो है आत्महत्या से नहीं होता है। ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, ये सोचना भी सबसे बड़ा पाप है और आत्महत्या करने वाले से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आत्महत्या करने के बाद आप सुख चैन से हो जाएंगे? अरे इस आत्मा की बहुत अधोगति होगी, बहुत ही इसको दुख मिलेगा। क्या आप जानते हैं मरने के बाद आपको यादें भूल जाती हैं? क्या आप जानते हैं मरने के बाद आपकी चेतना नष्ट हो जाती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात इतना कहना चाहूँगा कि अगर मरने के लिए इतना उत्सुक हो तो थोड़ा समय, जैसे मैं कहूँ वैसे इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपको तो सिर्फ एक चीज़ की परेशानी है, पैसे की। अगर पैसा चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ एक उपाय। 1 घंटे 40 मिनट रोज श्रीम श्रीम मंत्र का आप जप करना शुरू कर दीजिए और कोशिश करिए कि 200 माला, 100 माला सुबह 100 माला शाम को करिए। 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। और 16 महीने में 1 करोड़ हो जाएगा। जिस दिन 1 करोड़ हो जाए उस दिन आके मुझे पकड़ लेना कि मेरी परिस्थिति नहीं बदली, उसके लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। लेकिन आप करके देखिए, आप कुछ करेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे, केवल बस मरना आसान है। क्या नपुंसकों जैसी बात करते हो? अरे वीर हो तो वीरता की बात करो। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। आज से खुश होकर के जीना शुरू करो और महालक्ष्मी की बढ़िया तस्वीर लगाकर पति पत्नी पूजा करो। उनके सामने सुबह शाम घी का दिया जलाओ और ये अपने मन में ये विश्वास रखो कि मैं महालक्ष्मी का पुत्र हूं और महालक्ष्मी मेरी माँ है, मैं इनसे सब कुछ कह सकता हूं। और उनके नाम का जप, श्रीम श्रीम श्रीम, इस नाम का जप रोज 2 घंटे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करने की कोशिश करो। अगर 100 दिन के बाद ही आपकी परिस्थिति बदलना न शुरू हो जाए तो आप कहिएगा। आप एक बार ये उपाय मेरा जरूर करिएगा, क्योंकि तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसी रहेगी आज की इनकी पूरी आर्थिक स्थिति, कामकाज और रिश्ते। देखिए, यद्यपि मिथुन राशि से द्वितीय द्वादश में बृहस्पति और चंद्रमा है, मिथुन राशि का स्वामी पंचम भाव में बुध विराजमान है, लेकिन छठे भाव में सूर्य मंगल शुक्र की जो स्थिति है ये संकेत करती है कि मेरे भाई अनावश्यक खर्च से बचिए और गुस्से में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करिए, वरना आपकी प्रगति रुक जाएगी। आज आपके अपने लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, इस पर मत दुखी होइए और मत इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होइए। ये ठीक हो जाएगा भविष्य में। जीवन साथी की सेहत संभालने की कोशिश करिए। अपने जीवन की गुप्त जानकारियां दूसरों से शेयर ना करें। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। सुदेश गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। हाँ, उनका नाम है कुलदीप शर्मा। उनका डेट ऑफ बर्थ है 4/4/67 67 और उनका टाइम है 5:54 शिमला के जी, शाम के है पंडित जी। जी जी। तो पंडित जी, उनका ना जो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, उनके बारे में कुछ।
बताए पंडित जी। देखो बेटा, उनके तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति का इत्साल हो रहा है। इनके स्वास्थ्य में पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा हड्डियों का रोग है। दूसरी बात, इनके लीवर और इनके मतलब कि लीवर और पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित समस्या है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक तो आप इनके लिए धार्मिक उपाय ये है कि केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दीजिए हर रोज़, और चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। और इनको कहिए कि किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज करें। अगर आप ये उपाय करने लगेंगी तो इलाज भी फायदेमंद होगा और इनकी सेहत भी ठीक होगी। अब ये 58 साल के होने जा रहे हैं और 60 साल की उम्र तक इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनी हुई है। शुक्र भी अस्त है, इसलिए यूरिन से, पेशाब से भी जुड़ी समस्या हो सकती है। इन सब विषयों का समाधान बृहस्पति की पूजा से ही होगा। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत भी करें तो और भी अच्छा होगा और इनके सेहत में लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि में इस समय उच्च का बृहस्पति है और कर्क राशि से भाग्य स्थान में शनि है। शनि और बृहस्पति का इत्साल भी हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि शनि बृहस्पति आपस में मित्र हैं। आपको आमदनी बढ़ाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपका काम, आपका समर्पण आपको शोहरत दिला सकता है। बच्चों की मांगें बिना सोचे समझे पूरी ना करें। पानी से जुड़ा या एलर्जी से जुड़ा कोई रोग आज आपको प्रभावित कर सकता है। अति उत्साहित होकर के फैसला लेने से बचें। चांदी का सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। आज का विषय बेहद ही महत्वपूर्ण और खास है क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको चकला बेलन का पूरा वास्तु बता रहे हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं चकला बेलन से जुड़ी कुछ और अहम बातें। बताएं पंडित जी। रोटियां बेलने से पहले चकले पर हल्का सा तेल आप लगा सकते हैं। तेल लगाने से शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। रोटी कभी भी रसोई की स्लैब पर रखकर न बेलें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में चकला यूज ही नहीं करते हैं। वो करते क्या हैं कि ये शहरों की बात केवल कह रहा हूँ, गाँव की बात नहीं है। गाँव में तो होता है, चकला भी होता है, बेलन भी होता है, जरूर होता है, 100% होता है। लेकिन जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे जो अच्छे घर बने हुए घर हैं, वहाँ अक्सर किचन में ग्रेनाइट लगा होता है। किचन की जो प्लेटफार्म होती है वो ग्रेनाइट की होती है और ग्रेनाइट की प्लेटफार्म होती है तो अच्छी ही होती है। तो कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि चकले की जगह पर रसोई की जो स्लैब है और रसोई का जो प्लेटफार्म है उसी पर रोटियां बना लेती हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये एकदम दुर्भाग्य को आमंत्रित करने वाली बात है। ऐसी गलती कभी ना करें। रसोई की स्लैब पर रख करके रोटियां ना बेलें। स्लैब पर रोटी बनाने से बहुत वास्तु दोष लगता है, क्योंकि अपने घर का चकला बेलन परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए कभी देना भी नहीं चाहिए। इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रसोई में गैस के बाईं ओर चकला बेलन रखना चाहिए। चकला बेलन या तो स्टैंड पर रखें या चकला बेलन का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए जैसे किया जाता है वैसे ही इनको धो करके रखें। अब ऐसा आप ना करें कि खाना बनाने के बाद जैसे सारी थालियां, कटोरियां, गिलास आप सिंक में धम धम करते हैं, वैसे चकला बेलन को भी धम धम मत करिए, नहीं तो ये आपको धम धम कर देगा तो मुश्किल हो जाएगी। चकला बेलन को केवल धोने के लिए ही सिंक में ले जाइए और धो करके फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ करके सुरक्षित रख दीजिए। कभी भी आटे के डिब्बे के ऊपर चकला बेलन मत रखिए। इससे परिवार में मतभेद बढ़ता है, आर्थिक तंगी आती है, मुसीबतें आती हैं। अनाज के डिब्बे को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पर चकला बेलन रखने से सकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
ये सब छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है भाई। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा हाँ, एक बात और, रसोई में कहाँ चकला बेलन रखने से आपकी आमदनी प्रभावित होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जय मां विंध्यवासिनी। आगे पंडित जी से जानेंगे सिंह राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कुरुक्षेत्र से। पूनम, आप सवाल पूछ सकती हैं। पूनम, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, राम राम। राम राम। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे का जन्म है 17 सितंबर 2004 दोपहर के 3 बजे का, करनाल का। और मैं अपने घर के बारे में भी पूछना चाहती हूँ, मेरा घर कब तक बनेगा। और मेरा पार्लर घर में ही खुला हुआ है, मतलब मेरा काम अच्छा नहीं है, तो कैसे क्या होगा? देखिए, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है पूनम, तो मैं बताऊं कि आपके पुत्र के द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि चंद्रमा साल है। अभी आपका बेटा 21 साल का है। 25वें साल से इसका भाग्योदय हो जाएगा और ये अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएगा। लेकिन पूनम, एक बात ये भी मुझे समझ में आ रही है कि शुक्र और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। पढ़ाई में तुम्हारा बेटा एवरेज है, पढ़ाई में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा नहीं है। और अब मुझे नहीं लगता कि प्रयास करने के बाद भी पढ़ाई में कोई बहुत चमत्कार कर देगा या सरकारी नौकरी वगैरह में चला जाएगा, ऐसा कुछ लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बहुत ही समझदार है, इसलिए अपनी आजीविका को ठीक ढंग से चला लेगा। जहाँ तक आपके कार्यस्थल की बात है, ब्यूटी पार्लर का जो आप काम करती हैं उसका जहाँ तक प्रश्न है, तो उसके विषय में तो ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका काम और अच्छा चले इसके लिए आपको अपने ब्यूटी पार्लर में ही आपको चाहिए कि एक बढ़िया सुंदर सा राधा कृष्ण का तस्वीर अपने पूरब की दीवार में लगा लेना चाहिए। और रोज़ आप जब अपने पार्लर में जाएं तो सुबह एक घी का दिया जलाएं और शाम को पार्लर बंद करने के पहले भी एक घी का दिया जलाएं। ये काम आप करना शुरू कर दीजिए तो फिर आपके काम में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और सिंह राशि से धन भाव का स्वामी बुध है और सिंह राशि के आय भाव का भी स्वामी बुध है। इसलिए धन लाभ के योग तो बन सकते हैं। साझेदारों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। घमंड या दिखावे से बचना चाहिए। अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो इसे किसी सुयोग्य चिकित्सक को दिखाएं, अनदेखा न करें। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि रसोई में हमेशा चकला बेलन कहाँ रखना चाहिए, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही चकला बेलन इस्तेमाल करने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, जूठे बर्तनों के साथ चकला बेलन नहीं रखना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कुछ लापरवाह घर के गृहिणियां या घर के लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी चीज जूठा हुआ सिंक में ले गए, पट फेंक दिए। उसी तरह से रोटी बनाने के बाद भी चकला बेलन को भी सिंक में फेंक दिया जाता है और वो सिंक में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक पड़ा रहता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। पहली बात तो सिंक में कोई भी बर्तन ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, चलो अगर मान लिया घंटे आधे घंटे बर्तन है भी तो चकला बेलन तो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसको धो पोंछ करके सही स्थान पर सुव्यवस्थित रखना चाहिए। इससे घर की बरकत और सेहत प्रभावित होती है, परिवार में अशांति रहती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए चकले को गंदे स्थान पर रखने से पितर भी बुरा मान जाते हैं, मां लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। कभी भी बिना धोए चकला बेलन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद भी इनको जरूर धोएं, लेकिन धोने के बाद गीला चकला बेलन ना रखें। इनको सुखाकर या फिर साफ कपड़े से पोंछकर फिर रखें। और एक बात
कहना चाहूँगा। देखिए, लकड़ी का चकला बेलन रखने से मैं आपको इसलिए बना कर रहा हूँ कि चकला बेलन धोया जाएगा, बेलन में तो कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन चकले की नीचे की जो फर्श है उसमें फफूंद लग सकते हैं, जो परिवार के सेहत और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लकड़ी के चकला बेलन से परहेज करना चाहिए। बेलन तो लकड़ी का हो भी जाए, लेकिन चकला जो है वो पत्थर का ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सेहत प्रभावित होगी, कमाया हुआ धन दवाइयों पर खर्च होगा। कभी भी चकले को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, वरना वास्तु दोष बढ़ जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी और समृद्धि प्रभावित होगी। चकला या बेलन का टूटना बहुत बड़ा अपशकुन है। पक्की बात मानिए, हमेशा बेलन ऊपर और चकला नीचे की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि परिवार पर किसी बड़े अगर चकला टूट गया तो ये परिवार के ऊपर किसी बड़े संकेत का, किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता है। रसोई में अगर आप हल्का सा भी टूटा हुआ चकला या बेलन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे धनहानि होती है, ये दरिद्रता को बढ़ाता है। अगर कभी चकला टूट ही जाए तो ऐसे में आपको तत्काल चावल, दाल, आटा, कच्चा सीधा जिसको कहते हैं, ये सारी वस्तु इकट्ठा करके तत्काल किसी मंदिर के जाकर के पुजारी को दान करना चाहिए प्रायश्चित के लिए, और फिर घर में खरीद करके नया चकला बेलन लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चकला बेलन से जुड़ा कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको कर्ज और शनि पीड़ा से भी मुक्ति दिला सकता है? आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन इस विषय पर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि से व्यय भाव में केतु की स्थिति है, धन भाव में बुध की स्थिति है। आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को खर्च करने की बीमारी होती है, पैसा उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। अगर जब तक वो पूरा पैसा खर्च न कर लें तब तक उनको जैसे कुछ काटता रहता है। तो यदि आप कन्या राशि के हैं, आपका ग्रह गोचर जो मैं आज का देख रहा हूं, अनावश्यक गैर जरूरी चीजों की शॉपिंग से हो सके तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप मन के वशीभूत होंगे तो मन तो चाहेगा कि यहां वहां खर्च करते रहो। अगर कोई नया काम आप शुरू करेंगे तो सफलता में बड़ी मुश्किल है, इसलिए कम से कम आज के दिन तो मैं आपको मना करूंगा कि कोई नए काम की शुरुआत आज ना करें। छोटी छोटी बातों पर किसी से बहस ना करें, बिना सोचे समझे कुछ ना खाएं, शक, लालच और झूठ से बचें। सुबह शाम दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक प्रकाश राजस्थान से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हेलो पंडित जी, सागर चरण सपट। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम प्रकाश चंद्र वैष्णव है। मेरी जन्म दिनांक 5/12/1958 है। मेरा पहला प्रश्न है, मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए थोड़ी सी। अभी मेरे फिलहाल जोड़ों और कमर में दर्द बना रहता है। दूसरा प्रश्न है मेरा, पंडित जी, मेरे 3 पुत्र हैं। पहला है कपिल वैष्णव, जन्म दिनांक है 17/12/1986। दूसरा पुत्र है प्रियदर्शन वैष्णव, जन्म दिनांक है 27/1/1989। और तीसरा पुत्र है राहुल वैष्णव, जन्म दिनांक है 5/2/1991। ये तीनों सुविधा सरकारी कार्यरत हैं। क्या इन्हें परमानेंट जॉब सरकारी होगा या नहीं होगा? जय मालिन्यवासी। देखिए, ऐसा है प्रकाश भैया कि आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न कुंडली के आधार पर आपके छठे भाव में राहु की स्थिति है, शनि के घर में राहु है।
ये राहु हड्डियों का रोग देता है। और राहु जब कुंभ राशि में हो तो ऐसे लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों का जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकल देखा है, ऐसे लोगों के कमर में दर्द की शिकायत होती है, L4 L5 के पास हड्डियों का असंतुलन होता है, नसें दबती हैं, जिसके कारण शरीर में दर्द होता है। इसको योग और व्यायाम और नेचुरोपैथी के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। ये कोई असाध्य रोग नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर नेचुरोपैथी की मदद की ली जाए या योग व्यायाम की मदद ली जाए तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। अभी आप 67 साल के हुए हैं। अब आपको अपने सेहत के प्रति सावधान तो रहना पड़ेगा। ऐसा है प्रकाश जी, जहाँ तक आपने अपने पुत्रों के बारे में प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि आपके बड़े बेटे को तो सेटल्ड होने में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा नंबर का लड़का जो है उसके जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और तीसरा नंबर का जो लड़का है वो भी अपने काम में होशियारी के साथ सफल रहेगा, लेकिन ज़्यादा चंचलता उसके प्रगति में बाधक है। आपको चाहिए कि आपके तीनों बेटों का अभ्युदय उत्थान हो और इनकी नौकरियां ठीक हो जाएं। इसके लिए आपको हर साल महाशिवरात्रि पर और सावन की शिवरात्रि पर अपने घर में सुंदर ढंग से गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अगर आप रुद्राभिषेक साल में 2 बार कराना शुरू कर दें और साल में 2 बार अपने घर में हवन कराना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके पुत्रों का भाग्योदय भी बना रहेगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध गोचर कर रहा है। आपके धन भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र की स्थिति है। धनेश मंगल अस्त है। इसका सीधा मतलब है कि वाहवाही के चक्कर में पैसे मत बर्बाद करो। दस्तावेज बिना पढ़े और बिना समझे किसी के संकोच में आकर के दस्तखत मत करो। घर का काम करते समय सावधानी बरतिए। मानसिक तनाव से बिल्कुल मुक्त रहिए। जो लोग निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं उनके पास मिलना जुलना बंद करिए, वरना आपका धन और समय दोनों बर्बाद होगा। इस बर्बादी से बचिए। छोटी कन्याओं को, जो अपने घर की ही कन्याएं हैं, छोटी कन्याएं, उन्हें उत्तम मिष्ठान की कोई वस्तु खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चकला बेलन किस दिन खरीदना शुभ होता है, साथ ही कर्ज से मुक्ति और शनि के बुरे प्रभाव से चकला बेलन कैसे बचा सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, कभी भी पंचक कहते हैं धनिष्ठा का आधा भाग बीतने के बाद रेवती नक्षत्र तक ये 4.5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। पंचक में जैसे मुर्दा जलाते समय 5 मतलब कि जो है पिंड बनाए जाते हैं, घर की छत नहीं ढाली जाती है, चारपाई नहीं बनाई जाती है, तो उसी तरह से कभी भी पंचक या शनिवार या मंगलवार को भी चकला बेलन नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार या मंगलवार को तो नया चकला बेलन ले आकर घर में इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में केवल और केवल दरिद्रता आती है। स्टील या लोहे का चकला शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। लकड़ी का चकला मंगलवार, पंचक या शनिवार के दिन भी नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने के लिए बुधवार सबसे शुभ दिन है। इससे घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। अगर शनि आपके जीवन में 7.5 या ढैया के कारण अशुभ फल दे रहा है तो शनिवार को चकला बेलन का दान करना भी शुभ होता है। किसी आश्रम में, जैसे कोई अनाथ आश्रम हो या कोई ऐसा विद्यालय हो जो डोनेशन पर चल रहा हो, ऐसी जगह पर चकला बेलन का दान करना शुभ माना जाता है।
कर्ज से मुक्ति के लिए चकला बेलन किसी धर्मस्थान में दान कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में केतु एकादश भाव में होता है, उनको अपने रसोई में काले सफ़ेद रंग का चकला बेलन रख लेना चाहिए। जबकि मैंने काले सफ़ेद को मना किया है, लेकिन अगर केतु आपके 11वें भाव में हो, राहु आपके 5म भाव में है, तो आप काला या सफ़ेद रंग का चकला बेलन ही रखिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे की गोलियां मछलियों को खिलाइए। चकला बेलन किसी धर्मस्थान में दान करिए। शनि की शांति के लिए उड़द की दाल, काले चने, चकला बेलन, चिमटा, तिल का तेल शनिवार को आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा पर गौर करके कैसे आप अपनी सोई किस्मत को जगा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो हमारी एक और दर्शक सीता राय बरेली से जुड़ चुकी हैं। सीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो सीता, आप सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। मेरा नाम सीता है, मैं रायबरेली से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है ध्रुव, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 96। उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फॉर्म भरा है। क्या उसका सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं? उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? और दूसरी क्वेश्चन मेरा ये है, मैं प्राइवेट जॉब करती थी, किसी वजह से वो चली गई है, क्या वो मुझे मिल सकती है? उसके लिए मैं क्या करूं? पहले प्रश्न का उत्तर सीता जी ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों का चतुर्थ दशम संबंध बन रहा है और उच्च का चंद्रमा है। देखिए, मेरे केवल बताने से तो आपका बेटा यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर लेगा। उसके लिए उसको भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। कि मैं बता दूं कि होगा तो कह दे हाँ पंडित जी ने तो बता ही दिया है, हो ही जाएगा, और पढ़ाई बंद कर दे तो फिर नहीं होगा। देखिए, योग तो बना हुआ है कि उसको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। वो यूपीएससी हो सकता है कि यूपीपीसीएस हो सकता है कि और भी दूसरी प्रशासनिक नौकरियां हो सकती हैं, लेकिन उसको कम से कम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। अगर वो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेगा तो आप खुद उसके व्यवहार में परिवर्तन देखिएगा। 100 दिनों के बाद उसके अंदर एक सकारात्मकता आपको दिखेगी और पढ़ाई में जो पढ़ाई करेगा वो उसके स्मरण शक्ति में बना रहेगा, वो भूलेगा नहीं। सफलता का योग तो है, लेकिन 100% योग नहीं है, 100% योग नहीं है। क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूं, बुध और बृहस्पति का चतुर्थ दशम से श्राप योग हो रहा है। तो ऐसे में अभी 2026 का प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा। इसके लिए 2027 तक इंतजार करना होगा। एंजाइटी डिप्रेशन से बचना होगा, हताशा निराशा से बचना होगा। चेहरे पर खुशी हर समय चमकनी चाहिए और ये सोचें कि 2026 में अगर नहीं हो रहा है तो 27 में मेरिट में आऊंगा। मतलब जैसे मेरिट में 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक के मेरिट में आऊंगा। देर सही लेकिन दुरुस्त सब कुछ होगा, ऐसा उनको सोचने के लिए कहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आप हो सके तो रोज कम से कम सुबह शाम आधे घंटे सीताराम सीताराम नाम जप करिए और सीताराम नाम जप करने के बाद प्रभु श्री राम और सिया जी से प्रार्थना करिए कि आप मेरे बेटे को सफलता के लिए आशीर्वाद दें। अगर आपकी प्रार्थना नित्य होती रही तो चमत्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका स्वामी मंगल अस्त है। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 6ठे भाव में गया हुआ है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि चूंकि ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ी पैसे की सेविंग करिए, बचत करिए। इसकी ज़रूरत आगे भविष्य में आपको पड़ने वाली है। ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को न बढ़ाइए। महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र निंद्यते, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। काम और अपनों के बीच बैलेंस बनाकर चलिए। जो पहले से बीमार हैं वो अपना ध्यान रखें।
बिना सोचे समझे कोई वादा न करें। पानी में केसर डालकर सूर्य को चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय कर्क राशि में अष्टम भाव में है। तो देखिए, सही बात यह है कि अगर कोई फैसला आपको लेना है और ख़ास करके वो फैसला आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है तो ज़रा सा जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि आज आपके छठे भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में बृहस्पति का गोचर जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपका अफसोस दे सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप योग्य हैं और अपने काम को पूरे अनुशासन में करते हैं तो मेरा ये अनुमान है कि आज आपको तरक्की मिलेगी। अपने जीवन साथी पर आपको शक नहीं करना चाहिए। दबी हुई समस्याएं नहीं तो फिर से उभर जाएंगी। भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि का स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है। अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो कुछ अलग सोचिए। लोग आपके काम को सराहेंगे और आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करिए। आजमाए हुए व्यक्ति को मत आजमाइए। मन की अपनी चंचलता पर नियंत्रण रखिए और गलत संगत से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए, वरना मुसीबत आएगी। सरसों के तेल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपका राशि स्वामी शनि इस समय द्वितीय भाव में स्थित है। अगर कहीं निवेश आपको करना है तो जरा सोच समझ करके करिए। आप पर काम का बोझ बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। किसी अपने नजदीकी व्यक्ति का व्यवहार आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। शांत रहने की कोशिश करिए। तनाव से बचिए और गुप्त शत्रु से भी सावधान रहने की जरूरत है। शाम के समय घर में पूजा जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका जो धन भाव का स्वामी है मंगल, वो अस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में अपने आर्थिक स्थिति पर आपको नजर रखनी होगी। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना होगा। काम से जुड़ी यात्रा रिश्तों पर असर डालेगी। भाग दौड़ के कारण शरीर में दर्द होगा। किसी भी तरह से कानून न तोड़ें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता मुंबई के रहने वाले लोकेश मिश्रा हैं और इनकी पत्नी स्नेहलता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्नेहलता जी, सारी डिटेल मैंने पंडित जी को बता दी है, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। मेरे पति 1.5 साल से बीमार चल रहे हैं और जब भी सिटी की रिपोर्ट आती है तो कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। दूसरा, मेरे पति अभी मुंह से नहीं खा पा रहे हैं। पीने का काम पीने से मतलब चल रहा है। कब तक वो मुंह से अपने खा पाएंगे? तीसरा, उनकी आयु में कोई हानि तो नहीं है और हम क्या उपाय करें कि जो उनको जल्दी आराम पड़े
और उन्हें उनकी सेहत ठीक हो। देखो ऐसा है बेटा कि आपके पति का जन्म 1 अक्टूबर 1964 को 1:50 रात्रि में मिर्जापुर विंध्याचल उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसे में ये कर्क लग्न में पैदा हुए हैं और इनके कुंडली में लग्न में चंद्रमा मंगल की स्थिति है, शनि इनके अष्टम मृत्यु भाव में और शुक्र इनके जो है द्वितीय भाव में। एक बात तो पक्की है कि इनको कैंसर का रोग हुआ है, क्योंकि शनि की अगर शुक्र पर दृष्टि है और शुक्र मुंह पर बैठा हुआ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का कैंसर मुंह पे इफेक्टिव होता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि शनि कुंभ राशि का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ माने दीर्घायु हैं, माने मरेंगे नहीं, ठीक हो जाएंगे, ये बात की भी गारंटी है। लेकिन तीसरी बात यह है कि आप इनके लिए महामृत्युंजय जरूर करवा लीजिए। ब्राह्मणों से कह करके 1,40,000 महामृत्युंजय का जप 11 ब्राह्मणों द्वारा 5 दिन में करवा लीजिए। हवन तर्पण मार्जन था ब्राह्मण भोजन करवा लीजिए और आप स्वयं ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र को आप स्वयं 10 माला रोज सुबह करना शुरू करिए शिव जी को याद करके। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तत्काल में तो नहीं, लेकिन मार्च 15 के बाद ये अपने मुंह से खाने भी लगेंगे। एक बार ये स्वस्थ भी हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा लग्नेश की दशा है। इस दशा में कोई मरता उरता ना है और न कोई असाध्य मतलब कि बीमारी के बढ़ने की कोई संभावना होती है। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, उपाय कर लो। कष्ट आया है, कष्ट का समाधान हो जाएगा। लेकिन हाँ, महामृत्युंजय जरूरी है। महामृत्युंजय अगर करा लोगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शक राम प्रसाद छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। राम प्रसाद सवाल पूछिए। जी हाँ बोलिए। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर की दक्षिण पश्चिम पर गौर करके कैसे हमें अपनी सोई किस्मत जगा सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वास्तु की बात मैं कर रहा हूं। घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में दोष होने पर घर के मुखिया को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। घर का जो साउथ वेस्ट होता है ये घर के मुखिया का स्थान होता है। घर का दक्षिण पश्चिम कोण अगर बढ़ा हुआ है तो घर के मुखिया के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां घेरती हैं, आर्थिक नुकसान होता है और तनाव हमेशा बना रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा में घर का मुख्य द्वार हो तो परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, धन हानि होती है और महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी पानी का स्रोत नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई होने से वैवाहिक जीवन में कलेश होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर विरोधी प्रबल होने लगते हैं और विरोधियों के कारण कानूनी मामले भी बढ़ते हैं। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधे ना रखें। घर के दक्षिण पश्चिम कोण में भारी सामान रखने से राहु ग्रह को शांत होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम होने से पितृदोष लगता है। राहु और पितृदोष के कारण घर में हमेशा नकारात्मक माहौल बना रहता है। लेकिन अगर आपका रूम से अटैच लैट्रिन बाथरूम है तो उसमें कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखने से ही प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। ऐसे में दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर बनाने से भी बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।